दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनना स्टार्ट हो गए हैं और सिर्फ 30 दिनों में ही आपका नया वाला राशन कार्ड बन जाएगा। और जिन लोगों ने पहले अपना राशन कार्ड अप्लाई किया था और इस तरह से दिल्ली के फूड डिपार्टमेंट से मैसेज आ रहा है, तो उनको क्या करना है वो भी जानेंगे। फ्रेश राशन कार्ड अप्लाई करने का ऑनलाइन फॉर्म आज मैं आपको अपने लैपटॉप की इस स्क्रीन पे लाइव भर के दिखाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आपको हमारे थ्रू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट के होम पेज पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पे क्लिक करके भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर लॉगिन एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, जिसको बनाने के लिए यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप में सिर्फ आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करना होगा। बिना आधार कार्ड के आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। और नीचे आधार नंबर लिखना, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड लिख के या कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी और फिर लास्ट में नीचे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा, जिसे ध्यान से डालें क्योंकि इसी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। फिर यहाँ बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे इस तरह का एक एक्सेस कोड और पासवर्ड भेजा जाएगा। इसको यहाँ नीचे एंटर करना है और अगर किसी कारण से प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ रीसेंट एक्सेस कोड और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ बॉक्स में एंटर करके नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपका इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है और जिसको हमेशा संभाल के रखना। और सेम यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एसएमएस और ईमेल आईडी से भी भेज दी जाती है। अब रजिस्टर करने के बाद फिर सिटीजन लॉगिन वाले पेज पे आना है और यहाँ अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है जो आपको रजिस्टर करते टाइम मिली थी, और पासवर्ड एंटर करके नीचे सिक्योरिटी कोड टाइप करना है, जैसा सेम टू सेम ऊपर लिखा हुआ है, और लॉगिन पे क्लिक करना है। अब इस तरह आपको यूजर इंटरफेस दिखाई देगा और ऊपर आपका नाम भी लिखा हुआ नजर आएगा और नीचे माई प्रोफाइल में आपकी सारी डिटेल्स लिखी होगी। अगर उसमें कुछ भी चेंज करना हो तो नीचे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके ठीक कर सकते हैं। अब या तो यहीं से अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर अप्लाई ऑनलाइन वाले टैब में दो ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर किसी भी नई सर्विस जैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने पहले किसी सर्विस के लिए फॉर्म फिल किया था लेकिन फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं किया था, या फिर उस पे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के लिए कोई क्वेरी लगाई गई है, जैसे जिन लोगों ने पहले राशन कार्ड अप्लाई किया था उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह एक मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें उनसे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला गया है, तो वो पेंडिंग फॉर सबमिशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट कर सकते हैं। अब ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से जितनी भी दिल्ली गवर्नमेंट की सर्विसेज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो सब डिपार्टमेंट के हिसाब से दिखाई दे जाएंगी। तो हमें राशन कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए हमें फूड एंड सप्लाई वाले डिपार्टमेंट में आना होगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इशुएंस ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड, जिसे PHH राशन कार्ड भी कहते हैं, इसे बनाने के लिए इसके सामने अप्लाई जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी, जैसे ये फॉर्म किस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है और कितने दिन लगते हैं। तो नया राशन कार्ड बनाने में यहाँ 30 दिनों का स्टैंडर्ड टाइम लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे अपनी पर्सनल डिटेल्स भी एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि एक भी डिटेल्स अगर गलत हुई तो ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज में राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए ये सभी डिटेल्स आपको बतानी होगी। तो चलिए एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर, मतलब ये सर्विस यानी फॉर्म किसके लिए है। तो यहाँ ऑप्शन में PHH को ही सेलेक्ट करना है, जो कि नए राशन कार्ड के लिए होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे नेम ऑफ एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ फैमिली के ऑप्शन को ध्यान से समझना, क्योंकि एक बात बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इसके सामने घर की जो सबसे बड़ी महिला होगी उसका नाम अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा, जिसकी आईडी से भी आपने लॉगिन किया होगा। क्योंकि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से राशन कार्ड में महिला को ही घर की मुखिया माना जाता है और हेड ऑफ फैमिली में सिर्फ घर की लेडीज का ही नाम होता है। लेकिन अगर घर में कोई महिला ही ना हो या फिर वो 18 साल से कम हो तो फिर एक एल्डेस्ट मेंबर मेल बन सकता है। तो राशन कार्ड अप्लाई करते टाइम जो भी हेड ऑफ फैमिली हो ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे उनकी आईडी से ही लॉगिन करें। थर्ड नंबर पे है प्रोफेशन ऑफ HOF, यानी जो घर की मुखिया है वो क्या काम करती है। तो इसके लिए यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो किसी भी एक ऑप्शन को उनके प्रोफेशन के हिसाब से चूज कर लेना। और अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन ना हो तो नॉट अवेलेबल या फिर अदर को भी चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ हाउसवाइफ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पर पूछा है कि क्या एल्डेस्ट मेंबर यानी सबसे बड़ी जो सदस्य है वो महिला है, तो हमारे केस में यस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप भारतीय नागरिक है, तो यहाँ पे भी यस को
सेलेक्ट करेंगे। अब 6 नंबर पे लिखा है मैं और उपरोक्त सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं और इनके नाम दिल्ली या फिर किसी अन्य राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है। मतलब जितने भी मेंबर का नाम इस नए वाले राशन कार्ड में आप जोड़ेंगे वो सब परमानेंट दिल्ली के होने चाहिए और उनमें से एक भी पर्सन का नाम दिल्ली या किसी दूसरे राज्य के राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ यस को ही चूज करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति का नाम 2 राशन कार्ड में नहीं हो सकता। अब 7 नंबर पे लिखा है कि मैं इस राशन कार्ड का यूज सिर्फ राशन लेने के लिए ही करूंगी या करूंगा और किसी पर्पस के लिए नहीं करेंगे। तो इसमें पहले से ही यस सेलेक्ट होगा। 8 नंबर पर जो पूछा है इसको बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं जिसके कारण उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कि आपके परिवार में किसी भी मेंबर के पास 4 व्हीलर यानी कार या इससे ज्यादा पहिए वाली कोई गाड़ी तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे यस को चूज करना है और अगर है तो नो को चूज करके नीचे उसकी पूरी डिटेल्स देनी है कि 4 व्हीलर वाली कितनी गाड़ी है, 1 या 2 या उससे ज्यादा। फिर टाइप ऑफ व्हीकल बताना है कि खुद की पर्सनल है तो प्राइवेट व्हीकल चूज करेंगे। अगर कमर्शियल यानी येलो प्लेट वाली जो गाड़ी होती है जैसे टैक्सी कार तो फिर कमर्शियल को चूज करना है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि नए रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल गाड़ी जिनके पास है वो राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास सिर्फ एक कमर्शियल गाड़ी है उनको छूट मिलती है क्योंकि उससे वो परिवार अपनी रोजी रोटी कमाता है। उनका राशन कार्ड रिजेक्ट नहीं होता, बस उनकी सालाना आमदनी अब नए रूल के मुताबिक 1,20,000 से कम होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में पूछा गया कि वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल्ड एट द गिवन एड्रेस, यानी क्या आपके दिए गए पते पर बिजली का मीटर लगा हुआ है। तो अगर आपके घर में खुद का या फिर मकान मालिक का बिजली मीटर लगा हुआ है तो यहाँ आपको यस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर मतलब उस मीटर की डिटेल्स देनी है, जैसे किस कंपनी की बिजली आप यूज कर रहे हैं। तो दिल्ली में यहाँ पे 3 कंपनियों के नाम देखने को मिलेंगे जैसे BYPL, BRPL और टाटा पावर चलती है। तो जिस कंपनी की भी बिजली आपके घर पे आती है उसको चूज कर लेना। पॉइंट 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से भी बहुत से लोगों के राशन कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पूछा है डज योर मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एक्सीड 2 किलोवाट, यानी क्या आपके मीटर का जो लोड है वो 2 किलोवाट से ज्यादा है। तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके मीटर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का है तो यहाँ आपको स्ट्रिक्टली नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ गलती से भी यस सेलेक्ट कर दिया तो आपका राशन कार्ड गवर्नमेंट सीधा रिजेक्ट कर देगी क्योंकि 2 किलोवाट से ऊपर वाले नए राशन कार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर आपका कनेक्शन 3 किलोवाट का है तो फिर भी आप राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगला ऑप्शन है सीए नंबर। इसका मतलब होता है कंज्यूमर अकाउंट नंबर। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने बिजली के बिल को उठाना है और उस पर जो भी सीए नंबर लिखा होगा उसे देखकर एक एक डिजिट बिल्कुल यहाँ पे सही लिखनी है। पॉइंट 9D, इसके बाद पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी लोड सेंशन ऑन अबव सीए नंबर, यानी जो सीए नंबर आपने डाला है उस मीटर पर कितना लोड पास है। ये भी आपको आपके बिजली के बिल के ऊपर ही लिखा हुआ नजर आ जाएगा। जैसे 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तो आपका जितना लोड है वो नंबर यहाँ लिख दें जैसे हमने यहाँ पे 1 एंटर किया है। और बिजली वाले सेक्शन का जो आखिरी ऑप्शन है पॉइंट 9E, नंबर ऑफ फैमिली शेयरिंग द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब यहाँ पे वो लोग ध्यान से समझना जिनका लोड 2 किलोवाट से ज्यादा है ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। इसमें ये पूछा है कि 1 मीटर से कितने परिवार बिजली यूज कर रहे हैं। अगर उस मीटर पर सिर्फ आप ही का परिवार रहता है तो यहाँ 1 टाइप कर दें, लेकिन अगर वो मीटर 3 किलोवाट का है और उस पे 2 या 3 फैमिली मिलकर यूज करती है, आप भी इलिजिबल है। तो अगर आप मीटर शेयरिंग में यूज करें, जैसे आपके घर में 2 या 3 फ्लोर है और एक ही मीटर लगा हुआ है, तो फिर भी आप इलिजिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑफिसर पे जो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव और रिजेक्ट करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर, जहां पूछा गया है कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपका खुद का है या फिर रेंट या फिर किराए पे रहते हैं। तो खुद का है तो ऑन को सेलेक्ट करेंगे और अगर किराए पे रहते हैं तो रेंटेड को सेलेक्ट करना है। बस ध्यान ये रखना कि अगर आप रेंटेड सेलेक्ट कर रहे हैं वहां के एड्रेस का एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त और वेरिफिकेशन के टाइम उसकी जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो बिजली का बिल भी एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड है। ऐसे 11 नंबर पे बताना है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता तो नहीं है, मतलब अगर इनकम टैक्स नहीं भरता तो यस को चूज करना है और अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो नो को चूज करना है। पॉइंट नंबर 12 पर यहाँ लिखा है मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का नाम कोई जमीन या घर एमसीडी के ए से ई श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक अगर किसी के पास ए बी सी डी ई कैटेगरी में अपना घर या जमीन है जो कि पोश और वेल डेवलप्ड एरिया माने जाते हैं तो वो भी राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो फिर आपको यस को सेलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 13 पे पूछा है कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य या फिर स्थानीय निकाय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एमसीडी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अभी नौकरी नहीं कर रहा, तो हम यस को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे किसी भी मेंबर की गवर्नमेंट जॉब नहीं है।
इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में लिखा है, मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा। तो हम किसी भी फ्री राशन या फूड सब्सिडी पहले से यूज नहीं कर रहे, तो यस को सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 15 के लिए नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आया, तो इसे ध्यान से समझना ताकि अप्लाई करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए। बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पूछा गया है कि एनुअल फैमिली इनकम यानी आपके पूरे परिवार की सालाना इनकम कितनी है। तो दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल के मुताबिक आपके परिवार की सालाना आमदनी 1,20,000 से कम होनी चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, दिल्ली में नए रूल के हिसाब से अगर आप राशन कार्ड महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो महिला के नाम का ही ऑफिशियल इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया है। और इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप हमारी इस स्पेशल वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो इनकम इस सर्टिफिकेट पे लिखी होगी वो सेम टू सेम यहाँ पे लिखनी है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब 16 नंबर पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप इस राशन कार्ड के लिए कैसे एलिजिबल है, उसके लिए इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसे भी बहुत ही ध्यान से समझना। तो सबसे पहले है स्लम एरिया रेसिडेंस, यानी अगर आप किसी झुग्गी झोपड़ी या स्लम बस्ती में रहते हैं तो इसे चुनना है। उसके बाद आता है रेसिडेंस ऑफ रीलोकेशन कॉलोनी, रेसिडेंस ऑफ रीलोकेशन कॉलोनी ऑफ FG&H कैटेगरी, यानी अगर आप गवर्नमेंट द्वारा बसाई गई रीसेटलमेंट या अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। तीसरा है पीपल ऑफ ग्रामीण एरिया, यानी दिल्ली के गांव के रहने वाले लोग। और फोर्थ ऑप्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे हेमलेस लिखा है क्योंकि ये ऑप्शन वैसे होमलेस पर्सन है जो बेघर होते हैं। पांचवा ऑप्शन है ट्रांसजेंडर। छठा है डिसेबल्ड पर्सन, यानी विकलांग लोग, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक। सातवां है सोलो वुमेन, यानी जो महिला सिंगल रहती है जैसे विधवा या आफ्टर डाइवोर्स वो बिना पति और परिवार के रहती है। आठवां है हेल्पलेस चिल्ड्रन, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं। और नौवां है प्रोफेशनल पुअर ग्रुप, जिनका एक फिक्स और छोटा मोटा काम होता है जैसे कोई रिक्शा वाला, रेडी वाला या दिहाड़ी मजदूरी लोग जो होते हैं वो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं जिस पर ये कोई भी कैटेगरी फिट नहीं बैठती तो आप अदर फैमिली हुज फैमिली एनुअल इनकम इज 1 लाख और लेस चुन सकते हैं। वैसे तो इस ऑप्शन को भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि हाल ही में इनकम को बढ़ाकर 1 लाख से 1,20,000 किया गया। या फिर सिंपली सबसे आखिरी ऑप्शन नन ऑफ अबव सेलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट आपके इनकम सर्टिफिकेट से आपकी एक्चुअल इनकम एलिजिबिलिटी को चेक कर लेगी। ऐसे ही जिस ऑप्शन को आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और उसी से रिलेटेड प्रूफ भी मांगे जाते हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में कमेंट के जरिए आप दिल्ली गवर्नमेंट और फूड डिपार्टमेंट को टैग करके भी अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, जैसे ये फॉर्म में क्या क्या गलती है और जो गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी रखी है अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं ताकि दिल्ली सरकार को पता चल सके कि जनता कितनी जागरूक है, तो कमेंट करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 17 में ये पूछा गया है कि क्या आप या आपके परिवार किसी ऐसे छोटे रोजगार से जुड़े हैं जैसे कि कुली, रिक्शा वाला, फल फ्रूट वाला। तो अगर आपके परिवार में कोई भी इस काम से जुड़ा तो फिर यहाँ पे आपको यस को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो को। अब ऑप्शन नंबर 18 पे पूछा है कि क्या आपके परिवार एक ऐसा हाउस होल्ड है जिसकी मुखिया यानी हेड इनमें से कोई एक है, या तो वो विधवा महिला है या फिर वो टर्मिनल इल पर्सन यानी किसी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो ठीक नहीं हो सकती, या फिर घर के मुखिया डिसेबल्ड पर्सन यानी कि कोई विकलांग व्यक्ति है, या उनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, या फिर उनके पास गुजारे के लिए कमाई का कोई पक्का जरिया और कोई भी सामाजिक सहारा नहीं है। तो अगर आपका परिवार इस कैटेगरी में आता है तो ही यस को सेलेक्ट करना है, वरना नो को। पॉइंट नंबर 19 में सामने ऊपर वाली बात ही पूछी गई है लेकिन वहां पूरे परिवार यानी हाउस होल्ड की बात हो रही थी और इसमें सिर्फ यस को तभी सेलेक्ट करना है अगर आप अकेले रहते हैं और इनमें से कुछ भी रिलेटेड है। इसके बाद पॉइंट नंबर 20D में पूछा गया है कि आपका परिवार किसी पिछड़े कबीले से बिलोंग तो नहीं करता, अगर हाँ तो यस को सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो को चूज करके आगे बढ़ना है। अब लास्ट पॉइंट नंबर 21E में पूछा गया है कि क्या आपके परिवार BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे आता है और परिवार में कोई सदस्य HIV पॉजिटिव है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो सेलेक्ट करें। अभी इन ऑप्शंस के बाद नीचे आपको बैंक डिटेल्स बतानी होती है। ये इसलिए मांगी जा रही है ताकि आगे चलकर सरकार अगर कोई भी कैश सब्सिडी या फिर आर्थिक मदद भेजती है तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में भेजी जा सके, लेकिन ये मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब आता है नियरेस्ट FPS डिटेल्स का ऑप्शन। FPS यानी आपके घर के सबसे पास वाली राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप जिसे बोला जाता है। तो यहाँ एक एक करके अपने घर के पास के 3 अलग अलग राशन डिपो सेलेक्ट कर लेने हैं ताकि अगर किसी एक दुकान पर भीड़ या दिक्कत हो तो सरकार आपका राशन दूसरी पास वाली दुकान से लिंक कर सके और आप खुद भी वहां जाके राशन ले सके ताकि आपको दुकानदार मना ना करे, और अगर मना करे तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब आता है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर का सेक्शन। यहाँ आपको घर के बाकी सदस्यों का नाम एक एक करके जोड़ लेना है। तो जो घर की मुखिया होंगी उनकी डिटेल्स तो सबसे पहले आ जाएगी, बस यहाँ पे रिलेशनशिप विद HOF सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा और जो भी HOF है अगर वो डिसेबल्ड है तो यस को चूज करना है और अदरवाइज नो को।
ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी या एसटी हैं। इसके बाद बाकी मेंबर्स को भी जोड़ना है, जैसे अपने बच्चों को, तो नीचे ऐड रो पे क्लिक करना है। तो जितने भी मेंबर्स को आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं एक एक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उनका नाम पहले किसी राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन में वो सब कंडीशन दिखाई दे जाएगी जो ऊपर हमने फॉर्म भरते टाइम डिस्कस की थी। तो एक बार फिर से रीड कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट देना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट डिजी लॉकर अकाउंट से भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर अपने लैपटॉप या मोबाइल से अपलोड करना है तो यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्क्रीन में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के सामने देखेंगे तो सिर्फ आपको कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ही दिखाई देगा, जो इस तरह होता है। जैसे मैंने बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी कर दिया गया है, तो उसके बिना आप राशन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन चल जाता था। इसके बाद नीचे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहीं से इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड हमारे से अप्लाई करवाना हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनल हेल्प भी ले सकते हैं। अब यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, और फिर सर्टिफिकेट की कॉपी को आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से अपलोड कर लेना। लेकिन ध्यान रहे, इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, जिसका साइज मैक्सिमम 200 KB ही अलाउड है। फिर यहाँ कंसेंट के बॉक्स पे टिक करेंगे और अपलोड बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद आता है रेसिडेंस प्रूफ। तो फिर से यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ डॉक्यूमेंट लिस्ट चेक करेंगे, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा, लेकिन उस पे सिर्फ दिल्ली का ही एड्रेस होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड या फिर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट या बैंक की पासबुक हो विद फोटोग्राफ, तो भी तभी वैलिड होगी। ऐसी ड्राइविंग लाइसेंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन बिजली का बिल तभी लगाएं जब आपका लोड 2 किलोवाट से कम हो। ऐसे ही गैस बिल, एनएफएस राशन कार्ड, मतलब पहले से कोई नेशनल फूड सिक्योरिटी का कार्ड बना हुआ हो, या फिर पासपोर्ट हो, रेंट एग्रीमेंट हो, टेलीफोन का बिल हो, चाहे वो लैंडलाइन हो या पोस्टपेड, दोनों एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड हो। वोटर आईडी यानी पहचान पत्र हो, या फिर पानी का बिल भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो भी आप बिजली का या पानी का या गैस का बिल देंगे वो पिछले 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किसी भी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके रेसिडेंस प्रूफ भी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आता है आधार कार्ड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर, मतलब जितने भी आपने मेंबर्स ऐड किए, चाहे वो बड़े हों या बच्चे, सबके आधार कार्ड अपलोड करना मैंडेटरी है। इसके नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। अब ये कैसे मिलेगा, तो इसके लिए पहले यहाँ ड्राइव पे क्लिक करें, और यहाँ सबसे नीचे ब्लू कलर में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें, और वहां आई के सामने हेड ऑफ फैमिली यानी मुखिया महिला का नाम लिखना है, और यहाँ पे उनकी माता पिता या फिर पति का नाम लिखना है, और रेसिडेंस ऑफ में जो करंट एड्रेस पे आप रहते हैं, जो एड्रेस प्रूफ में दिया होगा वही आएगा। और इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार फिर से रीड कर लेना। अगर आप एग्री हैं तो आज की यहाँ पे डेट आ जाएगी, फिर नीचे प्लेस में दिल्ली, और यहाँ हेड ऑफ फैमिली को अपने साइन करने हैं, और नीचे HOF का पूरा नाम जो ये डिक्लेरेशन दे रहा है। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन को भी प्रिंटर से स्कैन करके या मोबाइल से फोटो क्लिक करके अपने लैपटॉप में अपलोड कर लेना। तो जिन डॉक्यूमेंट के आगे रेड स्टार मार्क लगा हुआ है वो अपलोड करना मैंडेटरी होता है। अगर और कोई डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जाता है, जिस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो वो भी इसी तरीके से अपलोड कर लेना। और फिर सबसे नीचे इस तरह कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेना है, जिसके लिए गाइडलाइन भी दी हुई है, जिसका साइज यहाँ पे 50 KB तक होना चाहिए, और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो यह कैप्चर पे क्लिक करके अपनी लाइव फोटो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फोटो अपलोड होने के बाद नीचे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो कोई भी गलती हो तो करेक्शन कर सकते हो, वरना बाद में आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सब कुछ अगर ठीक से भरा है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना, और फॉर्म सबमिट होने के बाद इस तरह एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिल जाएगी। और इसमें जो एप्लीकेशन नंबर लिखा है, इससे अपने राशन कार्ड का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।